अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मा अकरम है और मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट में काम करती हूँ। आप लोगों से आज थोड़ी सी मुख्तसर सी बातचीत करनी है मैंने, विच इज़ अबाउट इफ़ेक्ट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ऑन फर्टिलिटी। हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आती हैं जिनको यंग लड़कियां जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है और उसकी वजह से वो लोग काफ़ी अपसेट होती हैं क्योंकि इसमें पेशेंट्स को इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो लड़कियां यंग अनमैरिड होती हैं वो भी परेशान होती हैं कि हमारी लेटर ऑन फर्टिलिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो आज थोड़ी सी मुख्तसर सी बात जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी के सिलसिले में मैं करना चाहूँगी, जिसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो कॉमन भी होता जा रहा है और ऑलमोस्ट हमारे पास जो फर्टिलिटी में के लिए ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं उनमें से अगर उनका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो 90% लोग जो हैं वो आते हैं फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली जो लोग जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है उनमें प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि उनके वक्त के ऊपर एग्स नहीं बनते, यानी कि एन ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है। पर एन ओव्यूलेशन जो है वो 30% ऑफ पेशेंट्स हु कम फॉर ट्रीटमेंट फर्टिलिटी दे हैव इशू ऑफ एन ओव्यूलेशन, और उन 30% में से 90% लोग वो होते हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है। देयरफॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एन ओव्यूलेशन इन फीमेल्स हु प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी। सो ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का इनफर्टिलिटी के ऊपर। और ये हमें इसका एग्जैक्ट कॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का क्योंकि नहीं पता है, इसकी डिफरेंट थ्योरीज और हाइपोथेसिस है जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली तो हार्मोनल इम्बैलेंस है और वो एन ओव्यूलेशन कर देता है कि उसमें एग्स वक्त के ऊपर मैच्योर होकर नहीं रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि इसमें क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये और भी हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। इसमें मेल हार्मोन्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और एंड्रोजेंस के साथ साथ इसके बीच में एक फीमेल्स के एक हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ पेशेंट्स जो है उनके बीच में रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है अगेंस्ट इंसुलिन, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनकी बॉडी जो है उसको थोड़ी सी अमाउंट ऑफ शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, एंड इंसुलिन बीइंग अ ग्रोथ हार्मोन increases their weight. Therefore, females who come with polycystic ovarian disease, they have not only the problem कि उनका menstrual cycle irregular होता है, उनके साथ साथ उनको because of high resistance to insulin weight की problem भी होती है, and they are most of the times overweight. जो उनमें मेल हार्मोन ज़्यादा बनते हैं उसकी वजह से उनकी स्किन के ऊपर, उनके हेयर ग्रोथ के ऊपर दोनों पे इफेक्ट हुआ होता है। सो वो हर तरह से परेशान हुई भी होती हैं, एंड दे थिंक दैट now because they have polycystic ovarian disease they need to get treated first and then they will be able to conceive. So पहली तो इसमें मिसकंसेप्शन यही होती है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, विच इज जस्ट लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग जनरल लेमैन के लिए इसको ऐसे ही समझें जैसे आप में से किसी को डायबिटीज हो जाए, विच इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इट इज गोइंग टू बी देयर। इट इज़ वेरी इजीली मैनेजेबल विद डिफरेंट चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल की चेंजेस के साथ, वेट को मैनेज करने के साथ और थोड़ी सी मेडिकेशन के साथ ये मैनेज हो के बिल्कुल आप नॉर्मल हेल्दी जिंदगी गुजारते रहते हैं, और इसका आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही इसका कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। साइकिल की इरेगुलरिटी को मैनेज करना पड़ता है इन द फीमेल्स हु आर नॉट ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। सो प्रेगनेंसी के लिए और फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि पहले आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ठीक होना चाहिए, आपकी ओवरीज में से सिस्ट खत्म होंगी, आपकी साइकिल रेगुलर होगा, फिर आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। दे आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। एक साइकिल की इरेगुलरिटी है जिसको हमें रेगुलर करना पड़ता है, दैट इज वन थिंग, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अब कंसेप्शन के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
So it is difficult to conceive with polycystic ovarian disease, and why it is difficult to conceive, because आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि इसकी वजह से, क्योंकि इसमें एग्स टाइमली रिलीज नहीं करती है ओवरी, और टाइमली एग रिलीज नहीं करती है, इसलिए आपका टाइमली साइकिल नहीं चल रहा होता, और टाइमली साइकिल नहीं चलता और उसकी वजह से आपकी ओव्यूलेशन का टाइम कोई नहीं होता और आप नेचुरली कंसीव करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं. So this is the main reason कि polycystic ovarian disease में fertility अगर नहीं आपकी हो रही, और every woman who is not able to conceive within year of marriage, जबकि वो ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए, तो उनको अपनी इवेल्युएशन करवानी चाहिए. एंड दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि इवेल्युएशन के लिए इट इज ऑलवेज बेटर दैट दे शुड कम टू द फर्टिलिटी सेंटर. और हमारे ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में सब तरह के इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट इंक्लूड और अल्ट्रासाउंड्स दोनों अवेलेबल होते हैं, और इनको करके हम असेस कर सकते हैं कि आपकी फर्टिलिटी में क्यों नहीं है, आप लोग फर्टाइल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ सिर्फ एनओवुलेशन ही प्रॉब्लम दे रही है, या देयर आर अदर इश्यूज एज वेल. अगर बहुत ज्यादा भी पेशेंट ओवरवेट से ओबीस हो गया है तो ओबेसिटी इटसेल्फ इसके लिए फर्टिलिटी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में, और हाइपर इंसुलिनीमिया इटसेल्फ इज अ रीजन फॉर एनओवुलेशन. तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए के साथ साथ. तो इसलिए अगर आप फर्टिलिटी सेंटर में आके अपनी असेसमेंट करवा लेती हैं तो हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में फर्टिलिटी का जैसे कॉज मेन तो यही होता है कि एनओवुलेशन, एग्स नहीं बन रहे, लेकिन इसमें अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से किसी में हाइपर इंसुलिनीमिया बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी के बीच में साथ कोई और भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तो उन सबको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप आएँ और आके आप यहाँ पे अपनी असेसमेंट करवाएं, और उसके साथ हम आपको फिर अगर ट्रीटमेंट जिस भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे हाइपर इंसुलिनीमिया में जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो आपको एडवाइस किया जाएगा अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल चेंज फॉर रिडक्शन ऑफ वेट. ये दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं ओव्यूलेशन के बीच में. एंड देन ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिकेशंस जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो रिकमेंड किया जाता है पेशेंट्स को, कितनी क्वान्टिटी में देनी है, कौन सी मेडिकेशन देनी है, और कितने अरसे तक के लिए में वो लेनी चाहिए. ये सब चीज़ें इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं, और पेशेंट की अपनी रिक्वायरमेंट की नीड को देखते हुए उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट उसके लिए दिया जाता है. समटाइम्स वी डू नीड, अगर हमारे पास ओव्यूलेशन इंडक्शंस नहीं सक्सेसफुल हुई हैं तो उसमें ओरल के साथ इंजेक्टेबल मेडिकेशंस भी देनी पड़ सकती हैं. Then secondly, we can go for intrauterine insemination if there is another issue with along with polycystic ovarian disease, because ये तो सिर्फ फीमेल्स को इफेक्ट कर रहा है. अगर मेल्स का भी साथ कोई इशू है तो उस वक्त हमें माइट भी IUI पे जाना पड़े. और अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ फीमेल्स में कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उनके ट्यूबल डिसऑर्डर्स हैं, उनके ट्यूबल डिजीज भी प्रेजेंट है, तो देन दे शुड not go for ovulation induction only, then they need to go ahead with IVF. और कई दफ़ा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ओवरीज के बीच में बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और उनकी नॉर्मल रेगुलर इंडक्शन जो हम कर रहे होते हैं उससे दे आर नॉट स्टिल बीइंग एबल टू प्रोड्यूस रेगुलरली मंथली एग, और उनकी नहीं होती है, फर्टिलिटी नहीं इम्प्रूव होती है. तो ऐसी सिचुएशन में IVF भी हमें करना पड़ता है रेजिस्टेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बीच में. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर आपकी फर्टिलिटी इफेक्टेड है और आप कंसीव करना चाह रही हैं तो आप अपनी एवेल्युएशन असेसमेंट करवाइए, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को भी असेस करना और व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर इट, वो एवेल्युएशन के बाद ही आपको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सो देयरफॉर बेसिकली आप ovulation induction, then go for IUI, then you can go for IVF. और इस ट्रीटमेंट्स के बीच में जितनी जल्दी स्टेप अप कर लें उतना अच्छा होता है, क्योंकि एज अगेन फॉर फीमेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर फर्टिलिटी के लिए. एंड वंस यू कंसीव विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो यस देयर इज कंसिडरिंग कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिजीज होता है. सो देयरफॉर देयर आर चांसेस of having a high risk pregnancy with polycystic ovarian disease, and it can lead to miscarriages. The chances of miscarriages is more, जैसे किसी ने मुझसे पूछा है अभी, तो the chances of miscarriages in a pregnancy with polycystic ovarian disease are higher than, slightly higher than the people who conceive naturally.
तो ऐसी सिचुएशन के बीच में ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये पहले से अगर डायग्नोज हुआ हुआ है तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ इन कॉन्टैक्ट में आ जाए, सो दैट वॉट एवर आर द ऑप्शंस अवेलेबल, सो दैट वी कैन मैनेज योर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंगली, कि आप मिसकैरेज को अवॉइड किया जा सके. Therefore, it is considered a high risk pregnancy. And someone had asked me कि symptoms क्या हैं PCOS के, तो PCOS का main symptom तो आपको पहले ही शुरू में मैंने डिस्कशन के बताया है कि people most of the time they present with irregularity of cycle, और इसकी वजह यही है कि egg per month नहीं रिलीज होता, and then because of other hormonal imbalances वेट गेन हो जाता है और स्किन पे चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, लाइक एक्नी एंड स्किन पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है. ये सब चीज़ें जो हैं दे आर इंडिकेटिव ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इन फीमेल्स, और ट्रीटमेंट जो है इसका अवेलेबल है फॉर फर्टिलिटी और बहुत सक्सेसफुल होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बीच में. और इसके साथ जो हम देते हैं हार्मोन्स, जैसे किसी ने विच इज़ हाई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, फर्टिलिटी के ऊपर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है इफेक्ट करता है. यस, फर्टिलिटी के ऊपर हार्मोनल इम्बैलेंस ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुली हमारे फर्टिलिटी के क्लिनिक में अवेलेबल है. एंड इसके साथ कि ये फर्टिलिटी जो है वो अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो आपको लेना पड़ सकता है, एंड एज सून एज पॉसिबल इस पे चले जाना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ दिस के आपके साइकिल की रेगुलरिटी कैसी है. डोंट गो फॉर मेकिंग योर साइकिल रेगुलर फर्स्ट before going for treatment for fertility, because both treatments different modalities होती हैं इनकी ट्रीटमेंट की. इसलिए मेरी आज की टॉक के एंड के ऊपर यही आप सब लोगों के लिए मैसेज है कि if you have been diagnosed with polycystic ovarian disease and you want to get pregnant and you are unable to do that, you should come to Australian Fertility Center and get your investigations done in evaluation, so that आपका ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज तरीके से किया जा सके. थैंक यू सो मच.